चल रहा है। हम लोग लास्ट कहाँ तक किए थे? कैसे बना? ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग का है वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय जो शक्तियाँ होता है वो एक तरह से क्या है, मतलब वित्त से संबंधित, ठीक है, वित्त से जो संबंधित जो है प्रोविजन होता है ना, प्रावधान जो होता है कहाँ पे, ठीक है। तो वित्त से संबंधित प्रोविजन तो दो तरीके से होगा। एक तो जो है कार्यपालिका के आधार पर, क्योंकि राष्ट्रपति का तो जो शक्तियाँ हैं एक कार्यपालिका शक्तियाँ भी हैं और विधायी शक्तियाँ भी हैं। तो वित्तीय जो कार्य क्रियाकलाप जो होता है वो कहाँ कहाँ हो सकता है, या तो कार्यपालिका के रूप में हो सकता है, जैसे कभी कोई ऐसा आपदा पड़ जाता है, जैसे हम लोग देखते हैं कि बजट जो है क्या होता है, बजट जो पार्लियामेंट में रखा जाता है वो बजट क्या होता है, बजट हम किसको बोलेंगे, जो बजट होता है जो पार्लियामेंट में सुनते हो ना, अभी रखाने वाला है, तो बजट क्या होता है, साल भर का आय और व्यय का लेखा जोखा। गुड, ठीक है। बोला जाता है कि जो है बजट क्या होता है, आय और व्यय का लेखा जोखा, मतलब पैसा कितना आएगा और कितना हम खर्च करने वाले हैं, इसी का लेखा जोखा होता है। लेकिन किसका, आगामी वर्ष का, समझ में, करंट वर्ष का नहीं होता है, आगामी वर्ष का होता है। बजट अगर मान लीजिए फरवरी में पास होता है, फरवरी टू मई बजट सेशन में, तो कब से स्टार्ट होता है बजट, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, समझ में। बजट जो है हमेशा अगले वर्ष का होता है। तो 1 अप्रैल से जो है 31 मार्च तक का जो है बजट पास होता है ना। 31 मार्च को एंडिंग हो जाता है। भारत सरकार का जो वित्तीय लेखा जोखा है वो 31 मार्च को समाप्त, और 1 अप्रैल से फिर नया बजट स्टार्ट होगा। तो हमेशा जो है बजट क्या होता है कि आगे के वर्ष के लिए निर्धारित होता है, मतलब अगले वित्तीय वर्ष के लिए, अगले वित्तीय वर्ष, वर्ष नहीं वित्तीय वर्ष, वित्तीय वर्ष मतलब होता है फिनेंशियल ईयर, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। अब मान लीजिए कि 2024 में जो बजट होगा वो क्या होगा, 24 और 25 का होगा, मतलब 1 अप्रैल जो 2024 से 31 मार्च 2025 तक का। तो क्या हो गया, वित्तीय वर्ष जो है 24 और 25 का, ठीक है। फिर 25 में होगा तो 25 और 26 का। तो हमेशा आगामी वर्ष के लिए बजट पेश होता है। अब बजट में क्या होता है कि आय और व्यय होता है, आय और व्यय यही होता है बजट में, तो यही दो ही होता है। अभी इसमें आकलन होता है, अभी पैसा आया नहीं है या खर्च अभी हुआ नहीं है, होने वाला है इन फ्यूचर में, ठीक है। तो अब आय जो है कितना आएगा ये अनुमानता होता है,
अप्रोक्स नहीं होता है, एब्सोल्यूट नहीं होता है। मतलब ये क्या होता है, अनुमानता होता है कि हम इतना पैसा जो है डायरेक्ट टैक्सेस से जुटा लेंगे, इतना पैसा हम इनडायरेक्ट टैक्सेस से जुटाएंगे, ठीक है, और जो है और हमारा जो है कहीं से हमको क्रेडिट मिलेगा, कहीं से अनुदान मिलेगा, वो सारा पैसा जो है इकट्ठा होता है कि अगले साल हमको इतना पैसा आएगा, ठीक है। और खर्च जो है, जो व्यय होगा वो उसमें आपका दिया रहेगा। हर मंत्रालय का अपना खर्च होता है, हर मिनिस्ट्री का अपना खर्च होता है। दो तरह की खर्च होता है, एक तो जो उसका फिक्स खर्च है, जो भी कर्मचारी, स्टाफ, अधिकारी जो काम कर रहे हैं उसका फिक्स सैलरी है, उसको आपको देना ही 1 साल का, तो 1 साल का आपको पैसा चाहिए ना उसका, तो वो तो आपका खर्च परमानेंट है, उतना पैसा आपको चाहिए ही चाहिए सैलरी वगैरह देने के लिए। उसके अलावा हर मंत्रालय जो है कुछ प्रोजेक्ट चलाता है, कोई प्लानिंग चलता है, कहीं बिल्डिंग बना रहा है, मान लीजिए रेलवे मिनिस्ट्री है, नया ट्रेन चलाएगा, नया ट्रैक बिछाएगा, या कोई सुधार का और कार्यक्रम करेगा, कोई बिल्डिंग्स बनाएगा, तो वो क्या हो गया, वो आपका खर्च हो गया कि अगले साल जो है हम इतना नए ट्रेन चलाएंगे, उसके लिए इतना पैसा चाहिए। अगले साल हम जो है रेलवे स्टेशन का जो है मॉडर्नाइजेशन करेंगे, तो उसके लिए इतना पैसा चाहिए। तो प्रोविज़न आपका यहाँ पे होता है, समझ में। तो प्रोविज़न हो गया। मान लीजिए कि यहाँ पे 100 रुपया जो है, मान लीजिए कि यहाँ पे 100 रुपया आपका क्या हो गया, 100 रुपया आपने प्रोविज़न कर दिया, 100 रुपया मेरा खर्च होगा। अब इनकम जो है आपका, मान लीजिए कि डायरेक्ट टैक्स से जो है, डायरेक्ट टैक्स से आप 50 रुपया कमाएँ, इनडायरेक्ट टैक्स से जो है मान लीजिए कि जो है 40 रुपया कमाएँ, 10 रुपया आप जो है कहीं से उधार लेके आप 100 रुपया पूरा है, ठीक है, समझ में। कभी होता है ना कि आपका मान लीजिए कि जो है आप जितना भी टैक्सेशन आपके पास जो पैसा आने का स्रोत है वो आपका क्या हो गया, मान लीजिए 90 रुपये ही आपका आने का स्रोत है और खर्च आपका 100 रुपया है, ठीक है। ये क्या हो गया, बजट डेफिसिट हो गया, यही हो गया आपका बजट। मतलब बजट आपका क्या हो गया, घाटे में चला गया, बजट आपका घाटे पे चल रहा है, ठीक है। अब कभी कभी देखते हैं कि बजट में जो घाटे पे चल रहा है तो उसको लिए जो है आप सुधार करने का प्रयास करते हैं, मतलब खर्च को कम करने का प्रयास करते हैं, या फिर आप जो इनकम है उसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसलिए टारगेट रखा जाता है जीएसटी कलेक्शन को बढ़ाना, क्योंकि जीएसटी से बहुत बड़ा पैसा आता है। डायरेक्ट टैक्सेशन कौन है, जो इनकम टैक्स वगैरह से आता है, लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो जीएसटी से बड़ा है। पहले बहुत सारा टैक्सेस था, अब जीएसटी से है, सब टैक्स को मिला के जीएसटी बना दिए। तो हर चीज़ों में जीएसटी अलग अलग स्लैब हम लगाते हैं, कहीं 5%, कहीं 12%, कहीं 18%, कहीं 28% भी है, ठीक है। तो जो जितना बोलते हैं ना कि स्नो पाउडर टाइप का है, जो लग्जरियस टाइप का है, उसमें 28% जीएसटी जाता है। आपका एजुकेशन में 18% जीएसटी है। इसका बहुत विरोध होता है कि जीएसटी एजुकेशन पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन बेसिक चीज़ है। अगर मान लीजिए आप कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ाई कीजिएगा, या फिर जो है आप मान लीजिए कहीं पे एमबीए करेंगे, कहीं पे लॉ करेंगे, जहाँ पे आपको भारी भरकम फीस लगता है, तो मान लीजिए 10 लाख रुपया लगता है, 10 लाख रुपया में आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। मतलब 10 लाख उसका अपना फीस है, प्लस 18% आपको जीएसटी 10 लाख का देना पड़ेगा। 10 लाख का 18% आपको 1,80,000 रुपये एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, समझ में, वो जीएसटी होता है। तो बेसिक चीज़ है ना, एजुकेशन तो बेसिक चीज़ है, लेकिन आप 18% उस पर जीएसटी देते हैं, जिसका विरोध होता है कि एजुकेशन जब इतना महंगा हो जाएगा तो फिर कौन लोग लेगा। निचले तबके के लोग तो एजुकेशन, बड़े एजुकेशन में जा ही नहीं पाएंगे, जहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है नहीं, और है भी तो वो फुलफिल हो जाता है। तो वैसे लोग जिनको नहीं मिल पाता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में सीट्स, तो वैसे लोग कहाँ जाएगा। तो वैसे लोगों के लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूट ही है, क्योंकि एडमिशन तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी होता है, तो वहाँ पे भारी भरकम फीस है, और पहले से फीस भारी भरकम है, प्लस जीएसटी इसको जोड़ दीजिए तो और भारी भरकम हो गया। आप सिंपल सा देखिए ना, अगर जीपीएससी का कोचिंग अगर कहीं करते हैं तो मिनिमम फीस अगर देखें 50,000 पीटी मेंस का है, लगभग हर इंस्टीट्यूट का आपको मिल जाएगा, और 50,000 में आपको जीएसटी 18% है, समझ में। तो मालूम चला आपका 60,000 रुपये पहुँच गया, मतलब 1 महीना का आपका खर्च उसी में जुड़ गया। तो ये क्या है, तो ये जो है इनडायरेक्ट टैक्सेशन के रूप में है। तो ये जो खर्च है और इनकम है, इनके बीच में अगर मान लीजिए 10 रुपये अंतर है, तो ये क्या हो गया, फिजिकल डेफिसिट हो गया, मतलब बजटीय घाटा इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये बजट जो पेश होता है, जो बजट पेश होता है, ये पूरा आय और व्यय का जो लेखा जोखा होता है, तो ये बजट तो रखवाया ही जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है।
वित्तीय जो लेखा जोखा होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, अब बजट को हम लोग जो है बजटीय जो प्रोविज़न है तो उसको हम लोग पास जब करते हैं तो या तो धन विधेयक के माध्यम से करते हैं या फिर वित्त विधेयक के माध्यम से करते हैं। वो बाद में बताएंगे कि वित्त विधेयक और धन विधेयक क्या होता है। तो ये सब जो बजटीय प्रोविज़न जो है ये कहाँ पे होता है? पार्लियामेंट में होता है। और पार्लियामेंट में जब होगा तो सिंपल सा बात है, पार्लियामेंट में चूँकि राष्ट्रपति को अधिकार पार्लियामेंट्री विधायी जो है, जो विधायिका है, जो हमारा संसद है, वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, 3 चीज़ से मिलकर बनता है। राष्ट्रपति के बिना जो है पार्लियामेंट क्या अधूरा है। कोई भी बिल, कोई भी बजट्स, कोई भी विधेयक तब तक जो है कंप्लीट नहीं होगा जब तक राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं कर देगा। मतलब राष्ट्रपति के अनुमति के बिना कोई भी विधेयक पास नहीं हो सकता या कानून नहीं बन सकता। भले आप लोकसभा, राज्यसभा से पास कर दीजिए, राष्ट्रपति अगर नहीं करेंगे तब तक वो कानून बनेगा ही नहीं। कुछ विधेयक ऐसा है जो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही पेश किया जा सकता है, जैसे वित्त विधेयक, धन विधेयक, है ना। वित्त विधेयक का जो प्रथम श्रेणी है उसको आपको राष्ट्रपति के अनुमति से पेश करना पड़ेगा। धन विधेयक है तो राष्ट्रपति के पहले अनुमति लेना पड़ेगा और उसके बाद जो है उसको पेश करना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति के कुछ पहले पूर्व अनुमति लेना पड़ता है और फिर बाद में राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, राष्ट्रपति उसको साइन करते हैं। राज्यों का गठन करना हो तो राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेकर फिर आपको प्रस्ताव लाना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति एक पार्ट होता है और राष्ट्रपति को वित्तीय विभाग में विधायिका के अंतर्गत भी उसको अधिकार दिया गया, शक्ति दिया गया, और कार्यपालिका के अंतर्गत भी शक्ति दिया गया। जैसे मान लीजिए कि जो है आपातकाल पड़ा, डिजास्टर हो गया, और चूँकि बजट में तो प्रोविज़न किया नहीं गया है, बजट में तो आगामी में थोड़े सोच के चलते हैं कि जो है मान लीजिए कि जो है कोरोना आ जाएगा, सोच के तो नहीं चला गया। तो बजट में प्रोविज़न है नहीं कोरोना का, और अचानक से कोरोना आ गया, और अचानक से कोरोना आ गया तो चूँकि आपदा जब आता है तो आपदा को कंट्रोल करने के लिए और उसको रोकने के लिए खर्च करना पड़ेगा पैसा। अब मान लीजिए कोरोना आ गया तो हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन पहुंचाना है या किट पहुंचाना है, किट्स बनाना है, तो बहुत सारा एक्स्ट्रा पैसा चाहिए आपके पास। बजट में प्रोविज़न है नहीं, बजट में तो आपने हर विभाग के लिए अलग अलग प्रोविज़न कर चुके हैं, तो फिर एक्स्ट्रा पैसा आप कहाँ से लाएंगे? समझ में? तो कभी अगर ऐसा आपदा आ जाता है या फिर पैसे की आवश्यकता पड़ जाता है डिजास्टर के थ्रू, तो एक और निधि होता है जिसको बोलते हैं आकस्मिक निधि। ठीक है, वही इमरजेंसी निधि होता है। तो आकस्मिक निधि जो है राष्ट्रपति के अनुमति से ही निकाला जा सकता है। उसके लिए बजट, उसके लिए जो है आपको संसद में नहीं जाना होगा, वो सिर्फ जो है राष्ट्रपति अनुमति दे देंगे तो आप उसको निकाल लीजिएगा। फिर जब बजटीय प्रोविज़न होगा तो फिर आकस्मिक निधि पैसा आप डाल देंगे। समझ में? तो एक तरीके से ये भी पार्ट होता है कि कार्यपालिका मतलब बिना विधायिका में गए राष्ट्रपति पैसा निकाल सकते हैं। समझ में? तो चूँकि आकस्मिक निधि में भी पैसा जल्दी नहीं निकालना चाहते, इसलिए जो है पीएम फंड का जो है स्थापना कर दिया गया कि लोग जो है डोनेट करें। आप इमरजेंसी में जो है पैसा ज़्यादा चाहिए, डोनेट करें, डोनेट करें तो जो है उसको हम उससे खर्च करें अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो इस तरह इमरजेंसी के लिए बनाया जाता है, फंड भी बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है, वो सब अलग अलग है। ठीक है, तो यही जो है राष्ट्रपति का जो वित्तीय अधिकार है, जो शक्ति है विधायिका और कार्यपालिका के अंतर्गत, वही जो है राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों को हम लोग को देखना है। चलो, तो पहला पॉइंट लिखो उसमें, वित्तीय शक्तियाँ में बजट राष्ट्रपति की ओर से पेश किया जाता है। बजट राष्ट्रपति की ओर से पेश किया जाता है। दूसरा पॉइंट, धन विधेयक, दूसरा पॉइंट, उसी में दूसरा पॉइंट, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति
पूर्वानुमति से पेश किया जाता है। पूर्वानुमति से पेश किया जाता है। नेक्स्ट, अनुदान की मांगें राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किया जाता है। नेक्स्ट, वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट, संघ की आकस्मिक निधि संघ की आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के अधीन होती है। तथा उनके संघ की आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के अधीन होती है। निधि फंड राष्ट्रपति के अधीन होती है तथा उनके अनुमति से ही आकस्मिक निधि से धन की निकासी की जा सकती है। धन की निकासी की जा सकती है। ठीक है, ये राष्ट्रपति का वित्तीय शक्ति हो गया। अब नेक्स्ट आई हाँ, तो वित्त मंत्री तो फाइनेंस मिनिस्टर है ही, तो लेकिन जो है देखो ये है ना कि जैसे बजट जो भी रखा जाता है, जो भी बजट का जो भी प्रोविजंस है, जो भी रखा जाता है, तो बजट तो राष्ट्रपति ही रखते हैं, उसको जो है बताते हैं वित्त मंत्री, है ना। बजट जो है राष्ट्रपति के नाम से ही होता है, अभिभाषण होता है, तो उसके बाद बजट रखा जाता है। राष्ट्रपति अपना जो है सरकार का जो है जो भी पिछले साल का और जो आगे साल का जो भी काम करेगी, अभिभाषण में बता देते हैं कि हमने ये काम किया, आगे हम ये करेंगे, भारत को जो है हम लोग 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था में ले आए हैं और आगे जो है हम तीसरी जो है बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल करेंगे। तो कल का अगर भाषण सुनोगे तो बोला ही गया है ना। तो जो है राष्ट्रपति के नाम पे ही बजट रखा है, राष्ट्रपति की अनुमति से ही, लेकिन उसको इंट्रोड्यूस करती है कौन? वित्त मंत्री।
वित्त मंत्रालय के द्वारा जो उसका हेड जो होते हैं वो चूँकि राष्ट्रपति का क्या है, सलाहकार है ना, वित्त मंत्री सलाहकार है, तो राष्ट्रपति पूरा बजट थोड़े पढ़ेगा, तो उसके लिए कौन है, वित्त मंत्री है। समझ में आया? देखो कार्य तो सारा जो है, चूँकि हम लोग के यहाँ संसदीय व्यवस्था है ना, तो संसदीय व्यवस्था में कार्य तो सारा जो है मंत्रिपरिषद ही करता है, लेकिन नाम होता है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति जो भाषण पढ़ते भी है ना, वो भी तैयार कौन करता है, वो भी मंत्रिपरिषद ही तैयार करता है। जैसे कल जो है कुछ जो है राष्ट्रपति बोली थी शायद, तो उस पर जो है विपक्ष वाला कुछ टोका टोकी करने लगा था। हाँ, मतलब एग्ज़ाम्स के बारे में ही चल रहा था, है ना, एग्ज़ाम्स के बारे में ही चल रहा था कि हम लोगों ने जो है कई जो है रोज़गारों का जो है हम लोगों ने रोज़गारों का क्रिएशन किया है और कई रोज़गारों पे हम लोग दिए हैं, तो जो है उस पर ही जो है उन लोग टोका लो सर कि मैडम सारा तो रोज़गार जो भी रोज़गार है गवर्नमेंट सारा तो पेपर लीक हो जा रहा है। आज बहुत अच्छा जो है सोशल मीडिया पे वो ये आया था कि सरकार जो है, इस सरकार जो है ये लीक सरकार है। लीकेज जो होता है ना, तो बोला गया कि ये सरकार जो है लीक सरकार है ना। नीट पेपर लीक, है ना, जो भी पेपर आता है वो लीक हो जाता है ना। राम मंदिर बना तो लीकेज होना स्टार्ट हो गया, पानी गिरना स्टार्ट हो गया, है ना। अभी कल जो है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में जो है 4 महीना पहले उद्घाटन किया गया, फिर लीकेज मतलब गिर गया है, 3-4 लोग मर गया है, तो वो भी लीकेज हो गया, पानी पूरा भर गया है दिल्ली में। तो लीक सरकार है, 10 साल में खाली लीक करवाते रही है। तो सोशल मीडिया में से जो है इंडिकेशन किया रहता है। हाँ, देखो इमरजेंसी के बारे में देखो विवाद है। इमरजेंसी के बारे में है कि जो है जब सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जाने लगा, जब बहुत ज़्यादा जो है आंतरिक अशांति हो गया, तो जो है इमरजेंसी का प्रोविज़न किया गया था। बहुत आंदोलन चलने लगा था, खासकर जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो है आंदोलन स्टार्ट हुआ था, और उसमें जो है जनसंघ जो भी इसमें जुड़ गया। तो देखो जो अपोजिशन पार्टी है उसको ये गलत मानते हैं कि इमरजेंसी जो है गलत था, क्योंकि इसमें फंडामेंटल राइट का वायलेंस हुआ था, ठीक है। लेकिन जो है दूसरा एक पक्ष होता है जो बोलता है कि इमरजेंसी, चूँकि वो सिचुएशन ऐसा था कि जहाँ पे इमरजेंसी लगाना आवश्यक हो गया था, और इमरजेंसी जो नहीं लगता तो फिर बहुत अराजकता वाला स्थिति हो जाता, अशांति वाला स्थिति हो जाता। तो इसमें दोनों ये है, लेकिन फिर भी उसको माना जाता है कि ये सही नहीं था। इमरजेंसी लगाना बहुत रेयर केस है, खासकर इंटरनल इमरजेंसी बहुत रेयर केस है, क्योंकि उसमें जो है लोगों का फंडामेंटल राइट जो है उल्लंघन हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि इमरजेंसी के समय जितना सुचारू रूप से काम हुआ उतना आज तक नहीं हुआ। मतलब टाइम अगर 9 बजे है तो सारे के सारे अधिकारी 9 बजे पहुंच जाता था, 1 मिनट लेट नहीं होता था। मतलब इतना मतलब डर था लोगों के बीच में, समझे, मतलब हर काम सुचारू रूप से होता था। पॉलिटिकल विरोध हो रहा था, लेकिन प्रशासनिक बहुत जो है चुस्त दुरुस्त भी था। तो एक पक्ष ये भी बोलता है, दूसरा पक्ष बोलता है कि लोगों को जो है जेल में डाला गया, लोगों ने बहुत प्रताड़ना सहा, लोग कई महीने तक जेल में रहे, ठीक है, और लोगों को बोलने की आवाज़ बंद कर दी गई, अखबारों की आवाज़ बंद कर दी गई, तो सेंसरशिप लगा दी गई। तो एक पक्ष ये भी है, लेकिन कोई भी इमरजेंसी जो है वो जो है सिंपल सा बात है, इमरजेंसी कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट का जो है वायलेंस करेगा ही करेगा, खासकर आर्टिकल 19 का तो करेगा ही करेगा, ठीक है, और आर्टिकल 21 का भी करेगा, ठीक है। तो करेगा ही, इमरजेंसी लगेगा तो होगा ही, ठीक है। चलो नेक्स्ट, न्यायिक शक्तियाँ। लेकिन ये भी एक दूसरा पक्ष ये भी बोलता है, जैसे लोकसभा अध्यक्ष जो है, लोकसभा अध्यक्ष भी शायद इसमें निंदा प्रस्ताव पास किए थे पहला दिन। तो दूसरा पक्ष ये भी बोलता है कि लोकसभा तो सबके लिए होता है, कि किसी पार्टी का थोड़े प्रवक्ता है, या कोई पार्टी का तो है नहीं कि वहाँ पे वो जो है आपातकाल का जो है पूरा का पूरा बुराई को बता रहे हैं। ये लोकसभा के चेयर को नहीं करना चाहिए। चेयर जो है वो न्यूट्रल होता है। सरकार निंदा प्रस्ताव लेके आए,
सरकार उसको बताए कि मतलब ये ठीक नहीं था, है ना, लेकिन चेयर ही पढ़ता है, चेयर ही बताते कि ठीक नहीं था, ये काला धब्बा था, तो चेयर को तो नहीं करना चाहिए, है ना। ठीक है, न्यायिक शक्तियाँ। अभी एक नीट एग्ज़ाम पे खूब चल रहा है, अभी नीट एग्ज़ाम पे अभी खूब जो है बवाल चल रहा है, हैं? नीट एग्ज़ाम पे बवाल चल रहा है। आज तो लोकसभा में मामला उठाया गया था, लेकिन अनुमति नहीं दिया गया, और आंदोलन भी चल रहा है खूब। कल खूब लाठीचार्ज वगैरह भी हुआ है आंदोलन में। तो नीट वाला मामला जो है गरमा गया है, और सही भी है। मतलब ये समझ में नहीं आता कि सरकार जो है एक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा सकती है, ना राज्य सरकार ना सेंट्रल गवर्नमेंट, हर एग्ज़ाम लीक हो जाता है। ये बहुत बड़ा इशू है, और जब इतना एग्ज़ाम लीक हुआ है तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए, समझ में, सरकार को एक्शन लेना चाहिए और कड़ा कानून बनाना चाहिए। कौन लीक करता है, इंक्वायरी करवाना चाहिए कि लीक कौन करता है। भाई हर एग्ज़ाम लीक हो जाता है, राज्य का एग्ज़ाम लीक हो जाता है, केंद्र का एग्ज़ाम लीक हो जाता है। अब लगातार 2 एग्ज़ाम लीक हुआ है, नेट का एग्ज़ाम भी लीक हुआ और नीट का भी एग्ज़ाम। नेट एग्ज़ाम तो कैंसिल कर दिया गया, नीट एग्ज़ाम अभी कैंसिल नहीं हुआ है ना। तो इस पर बवाल चल रहा है कि नीट एग्ज़ाम क्यों नहीं कैंसिल हो रहा है। जब लीक हो गया तो अच्छे लोग जो है लीकेज में, लीक हुए पेपर में नंबर उठा के आ गए हैं, तो वैसे लोग तो आ गए। यहाँ पे जो इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी है, उसका तो वायलेंस है। एक व्यक्ति को पेपर मिल जा रहा है, रट के जाकर लिख के आ रहा है, एक व्यक्ति जो है मेहनत करके जा रहा है, तो कहाँ यहाँ इक्वल है, पहले से उसको मिल जा रहा है पेपर। तो ये सबसे बड़ा इशू है आज के डेट में। एग्जामिनेशन का पेपर लीक हो जाना, सही तरीके से कंडक्ट नहीं करवा पा रहा है सरकार, तो सरकार की क्षमता फिर संदेह के घेरे में आ जाता है कि सरकार एक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा पाती है ढंग से। इससे अच्छा तो था, पहले था कि कम से कम रेलवे का एग्ज़ाम रहा तो पेपर लीक का नहीं नौबत आता था। चलो उसमें मान लीजिए कि 20% सीट बेच देता होगा, वो ठीक था कम से कम एग्ज़ाम्स तो हो जाता था। आरोप लगता है कि बेच दिया जाता, चलो मान ली बेच दिया जाता, लेकिन एग्ज़ाम्स तो कंडक्ट होता था और बहुत जनरली लोग जाता था जॉब में। हम लोग देखे हैं बैंकिंग सेक्टर में जब 2008 के बाद जो है जब IBPS बना, बहुत लोग जो है, बहुत लोग गया बैंकिंग सेक्टर में, बहुत PO गया, क्लर्क गया, बहुत लोगों को रोज़गार हुआ था उस समय। हम लोग देखते हैं, हम लोग सर्कल में मतलब जो नहीं हुआ किसी का, वो देखे सब बैंकिंग SSC में घुस गया, सब लगभग घुस गया, सब जाकर ले लिया, और रेलवे में ले लिया। रेलवे को उस समय गुड्स गार्ड का, है ना, लोको पायलट का, TC का, बहुत 12 से लेकर ग्रेजुएशन का, दोनों का खूब आता था वैकेंसी, 1-1 डेढ़ लाख तक आता था, और रेगुलर एग्ज़ाम हो जाता था। तो लोग उस समय रोज़गार करते रहता था, जाते रहता था, खूब लोग तैयारी करता था। अब तो रेलवे का एग्ज़ाम होता है, वो भी कैंसिल हो जाता है। फिर अब 2 साल इंतज़ार कीजिए एग्ज़ाम आने का, फिर एग्ज़ाम आएगा, फिर क्या गारंटी कैंसिल नहीं होगा। तो बहुत दिक्कत है। ये तो चलिए, आपका जो है JPSC भी जो है कैंसिल होने के कगार पे था, लेकिन बच गया। JPSC में भी तो लीक का तो आरोप लग ही गया था, लेकिन इंक्वायरी किए गया, सरकार तुरंत एक्टिव हो गई, तुरंत जो है SIT बनाई, तुरंत चेक की, तुरंत देखा कि उसको फर्जी जो है चलाया गया था, और फिर बाद में जो है रिजल्ट इशू की। अभी हाई कोर्ट में भी गया, वो भी कैंसिल कर दी, खारिज कर दी, कोई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कि एग्ज़ाम सुचारू रूप से निकल जाएगा। तो JPSC बच गया, नहीं तो ये भी कैंसिल हो जाता है। तो फिर वेट करते हैं। SSC हो गया ना भाई, अभी SSC में अगर नहीं होता लीकेज, तो अभी तक हमको लगता है अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता सबको। एक तो एग्ज़ाम था, उसमें एक ही एग्ज़ाम था ना, उसी बेस पे मेरिट बनना था, उसके बाद तो कुछ ना इंटरव्यू था ना दूसरा एग्ज़ाम था। अब तक अपॉइंटमेंट लेटर सबको मिल जाता, सब अभी जाके जॉब करते होते हैं, अगर उस समय हो जाता एग्ज़ाम। तब नहीं हुआ लीक के कारण। लेकिन चलिए बढ़िया है, फिर एग्ज़ाम आप लोग को लेने का हो रहा है, अगस्त का 2nd या 3rd वीक में ले लेगा एग्ज़ाम, ले लेगा एग्ज़ाम लेकर अपॉइंटमेंट लेटर देना है भाई। मोराबादी ग्राउंड में बैठा के सबको दिया जाएगा। न्यायिक शक्तियाँ में हम लोग आते हैं। तो न्यायिक शक्तियाँ में देखें तो जो है
इसमें दो तरीके से है, एक न्यायिक शक्तियाँ हैं जिसमें जो है न्यायपालिका की तरफ से है, जैसे राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, ठीक है। उसके अलावा जो है दूसरा पॉइंट है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है, ठीक है। परामर्श मांग सकता है, ये जो है परामर्श मांगने का जो ये है आर्टिकल 143 में दिया हुआ है कि राष्ट्रपति जो है अगर उसको लगता है, ठीक है, उसको लगता है तो सुप्रीम कोर्ट से जो है परामर्श या सलाह जो है ले सकता है। ठीक है, जैसे जैसे है कि जैसे परामर्श जो मांगना है, राष्ट्रपति जब परामर्श मांगता है, परामर्श जो मांगता है, ये परामर्श जो है सुप्रीम कोर्ट से मांगता है। किसी भी मामले पे सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है परामर्श में जो है बोला जाता है कि परामर्श अगर संवैधानिक हुआ, परामर्श अगर संवैधानिक है ना, अगर संवैधानिक परामर्श है तो सुप्रीम कोर्ट को परामर्श देना राष्ट्रपति के लिए आवश्यक है। राष्ट्रपति उस परामर्श को देता ही देता है, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श देता ही देता है। लेकिन अगर राजनीतिक परामर्श है, राजनीतिक अगर कोई परामर्श है तो सुप्रीम कोर्ट जो है उस परामर्श को रोक भी लेता है। मतलब कहने का मतलब है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो राष्ट्रपति परामर्श मांगेंगे वो सुप्रीम कोर्ट देने के लिए बाध्यकारी है। जैसे एग्जाम्पल ले लो कि बाबरी मस्जिद के घटना पर जो है केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को बर्खास्त करने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगे थे कि क्या जो है कोई भी राज्य सरकार अगर धर्मनिरपेक्षता की भावना को अगर तोड़ता है, ख्याल नहीं रखता है, तो क्या वैसे सरकारों को बर्खास्त किया जा सकता है और वहाँ पे इमरजेंसी लगाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट चूँकि इसको खारिज कर दी कि ये परामर्श चूँकि ये राजनीतिक मामले का है, सरकारों को बर्खास्त करना, इस मामले पे जो है हम अभी परामर्श नहीं दे सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अगर राष्ट्रपति परामर्श मांगते हैं तो वो खारिज भी कर सकता है। लेकिन जनरली संवैधानिक अगर मामले पे प्रश्न अगर होता है कोई, तो जनरली जो है सुप्रीम कोर्ट उस पर परामर्श दे देता है, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो परामर्श देगा वो कोई जरूरी बाध्यकारी नहीं होता है। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि जो है राष्ट्रपति उस परामर्श को माने ही माने, है ना। राष्ट्रपति मान भी सकते हैं, नहीं मान सकते हैं। मतलब कह सकते हैं कि दोनों के ऊपर जो है एक तरह से बाध्यकारी नहीं है। राष्ट्रपति परामर्श मांगते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजों से। जब भी राष्ट्रपति परामर्श मांगेंगे तो ऐसा नहीं कि जो है सीजीआई से ही, तो उसके लिए एक संवैधानिक पीठ बैठता है, संवैधानिक पीठ बैठेगा, ठीक है। संवैधानिक पीठ गठन किया जाएगा और फिर वो विचार विमर्श करके जो है निर्णय करता है कि इस परामर्श जो मांगा गया है
इस पे ये जो है होना चाहिए, और फिर वो राष्ट्रपति को भेज देता है। तो अकेले कोई CGI या कोई जज नहीं देता है, बल्कि एक पीठ होता है, पीठ, संवैधानिक पीठ, जो 5 जजों का पैनल होता है, 5 या 7 जजों का, उससे 5 मिनिमम होता है, 5 जजों का पैनल ही संवैधानिक पीठ में मिनिमम होता है ना। पीठ तो ऐसे 3 का भी होता है, 3 का मिनिमम 3 का होता है ना। तो वो पीठ होता है। सिंगल बेंच में 1 जज बैठेगा, डबल बेंच में 2 जज बैठेंगे, है ना। पीठ जब होगा तो 3 जजों का होता है, बहुमत से निर्णय होता है। तो जब ये पीठ बैठेगा तो मालूम चलेगा कि 3, 5, 7, है ना, 9 इस तरह बैठेगा। मतलब जिससे अगर 4-4 बराबर हो जाए तो एक निर्णायक हो, जिसके तरफ जाएगा वो डिसीजन होगा। तो बहुमत से होता है वहाँ पे, तो पीठ होता है। संवैधानिक पीठ हमेशा 5 जजों का बैठता है मिनिमम, मतलब संविधान से संबंधित कोई प्रश्न रहेगा तब, ठीक है। तो वो दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट देता है, तो राष्ट्रपति जो है उसको मानना नहीं मानना उसके ऊपर होता है, ठीक है। तो एक सलाह जो है राष्ट्रपति जो है तो सुप्रीम कोर्ट से जो है सलाह परामर्श ले सकता है किसी भी मामले पे। ये जो है राष्ट्रपति को पावर दिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट से जो है कोई भी सलाह ले सकता है। दूसरा है, ये सिंपल है कि राष्ट्रपति का जो है, राष्ट्रपति जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों का नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। बाकी सबऑर्डिनेट कोर्ट है, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट के जजों को नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर करते हैं, राज्यपाल करते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट के परामर्श पे जो है राज्यपाल जो है उनको नियुक्त कर देते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट को। क्लियर। अब एक और राइट है, कौन? हाँ, क्षमादान करना तो न्यायिक शक्ति ही है। अभी नेक्स्ट तो उसी में आ रहे हैं, लेकिन गाड़ी आप लोग पहले चला देते हैं। चलो अब नेक्स्ट हम लोग का है इसी में। अब ये हो गया कि जो है न्यायपालिका से जो इनका पावर जो है। दूसरा है राष्ट्रपति को एक क्षमादान की शक्ति भी जो है ठीक है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां भी प्राप्त हैं। मतलब राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। क्लियर। अब न्यायिक शक्ति के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति को क्षमादान करने का शक्ति भी है, ठीक है। क्षमा करना तो ये क्या हो गया, मतलब जो अपराध को जो है क्या करना है, सीज कर देना है, ख़त्म कर देना है। अगर हम क्राइम की, हमको सज़ा मिल गया और सज़ा हमारा माफ़ हो गया, तो सिंपल सा बात है, पहले की अवस्था में हमको भेज दिया गया, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा पावर है ना राष्ट्रपति का, क्षमादान कर सकता है, ठीक है, क्षमा कर सकता है। किस तरह का क्षमा राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। पहला है निम्न मामलों में राष्ट्रपति क्षमादान दे सकते हैं। निम्न मामलों में राष्ट्रपति क्षमादान दे सकते हैं। अब वो कौन सा मामला है जिसमें राष्ट्रपति क्षमादान दे सकते हैं? पहला है ए नंबर, यदि किसी व्यक्ति को, लिख लो उसमें, यदि किसी व्यक्ति को, पहला पॉइंट उसमें लिख लो, ए नंबर पॉइंट, यदि किसी व्यक्ति को संघीय कानून के, यदि किसी व्यक्ति को
संघीय कानून के उल्लंघन के लिए दंडित किया गया हो या दंडित किया गया है। यदि किसी व्यक्ति को संघीय कानून के उल्लंघन के लिए दंडित किया गया है, बी नंबर। यदि सैन्य न्यायालय ने किसी व्यक्ति को दंडित किया है, नेक्स्ट सी नंबर। मृत्युदंड के सभी मामलों में ठीक है। तो क्षमादान की शक्तियाँ में जो है राष्ट्रपति को जो है दिया गया है कि जो भी संघीय कानून, मतलब राज्य के कानून नहीं, ठीक है, राज्य के कानून का जो है कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, ठीक है। जो भी संघीय कानून है, मतलब संघ के अंतर्गत जो भी विषय है, जो भी विधि है, उसके अंतर्गत किसी को अगर सजा मिला है संघीय कानून के अंतर्गत, तो राष्ट्रपति उन मामलों पर जो है क्षमा कर सकते हैं, पहला। दूसरा है कि राष्ट्रपति सभी प्रकार के मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं। मृत्युदंड को अगर मिला है, मतलब किसी को फांसी की सज़ा मिल गया, तो वैसी स्थिति में राष्ट्रपति जो है उस फांसी के सज़ा को कारावास में बदल सकते हैं या उसको पूर्ण रूप से माफ़ कर सकते हैं। क्लियर। तीसरा होता है कि जो है सैन्य मामले पर, अगर कोई सैन्य मामला है या सैन्य कोर्ट के द्वारा जो है फैसला दिया गया है, तो उन मामलों पर भी राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है, ठीक है। तीन तरीके का जो है, तीन तरह से क्षमादान राष्ट्रपति करते हैं। संघीय कानून के आधार पर सजा हुआ होगा, उस पर क्षमादान कर सकते हैं। सैन्य मामले पे क्षमादान कर सकते हैं, और मृत्युदंड का कोई भी मामला होगा उस पर क्षमादान कर सकते हैं। हैं? सैन्य मामले में नहीं जानते? हाँ, सेना का केस जो होता है वो थोड़ी कोर्ट में आता है, आर्मी कोर्ट उसके लिए अलग होता है, सैन्य कोर्ट होता है। देखते हो नहीं हो, कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है। नहीं, पिक्चर नहीं देखते हो कभी? फिल्म नहीं देखे हो? हैं? देखे हो? लक्ष्य देखे हो? लक्ष्य नहीं देखे हो? जो देखना चाहिए वो देखवे नहीं किए हो। जो पिक्चर देखना चाहिए वो देखवे नहीं किए हो। कौन सा मूवी देखे थे अभी लेटेस्ट में? कौन सा मूवी देखे हो, याद है? हैं? कौन सा? 12th फेल, पक्का देखें? अच्छा, 12th फेल, 12वीं फेल। मज़ा आया? अच्छा है। इंस्पिरेशन मिला? क्या इंस्पिरेशन मिला? नहीं, तो गलत इंस्पिरेशन मिला। ताकि उससे ज़्यादा डेडिकेशन तो उसका दोस्त के पास था। उससे जो लेखक जो दोस्त बना, उससे ज़्यादा डेडिकेशन था उसके पास। और जो है 2-3 बार जो है मेंस में दे चुका था, इंटरव्यू में निकाल चुका था, डेडिकेशन ज़्यादा था ना उसके पास, लेकिन उसका हुआ नहीं। हैं? कहाँ क्विट किया? वो तो फेल हो गया था। दोनों इंटरव्यू दिया था, उसका निकल गया, उसका नहीं निकला। समझ में? शिक्षा क्या मिला? नहीं समझा तुम। मूवी का जो है जो शैक्षणिक विषय था वो तुम समझा ही नहीं। उसका एक ही शैक्षणिक विषय था, डाइवर्ट नहीं होना। समझ में?
डाइवर्ट हो गए तो फिर जो है नहीं निकलेगा एग्जाम। समझ में आया? डाइवर्ट नहीं होना है। उसके पास तो बहुत सारा ऐसा समय आया कि जो है उसको डाइवर्जन का मौका मिला, इतना कष्ट हुआ कि वो छोड़ देता, कभी भी छोड़ के निकल सकता था इतना कष्ट के बावजूद, लेकिन वो उसको छोड़ा नहीं, मतलब लगे रहा तो सफलता मिल गया। तो कहने मतलब है कि बीच बीच में हमेशा संघर्ष करना पड़ेगा। इस सब एग्जाम में ना किसी न किसी तरह से संघर्ष करना पड़ेगा, समझ में? कभी पैसे के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, अगर पैसा है तो कभी दूसरे चीज़ के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। कहीं न कहीं संघर्ष तुमको इस फील्ड में मिलेगा, और संघर्ष मिल रहा है इसका मतलब समझ लो कि सफलता भी तुमको मिल रहा है, क्योंकि संघर्ष इसका सफलता है। अगर संघर्ष जीवन में आ रहा है तुम्हारा इस फील्ड में तो तुमको सफलता तुमको मिलेगा, ये पक्का मान के चलो। अगर बहुत स्मूथ जीवन चल रहा है ना तो समझो कि लेट होने वाला है, बहुत स्मूथ चल रहा है, क्योंकि वो वैल्यूशन नहीं दे पाता है, समझ में? दूसरा, तीसरा है, इसमें एक और है, तीसरा कि फ्रेंड्स मतलब लड़की, एक को लड़की डुबा देता है, एक को लड़की जो है मोटिवेट कर देता है। ये दोनों दिखाया है, दोनों जो है जो दोनों पार्ट है ना, दोनों दिखा दिया है। पांडे जी जो है फेल हो जाते हैं, क्यों? उनको लड़की छोड़ के चली जाती है, वो बेचारा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और उसके कारण जो है वो डाइवर्ट हो जाते हैं। और इनके साथ जो है लड़की हमेशा साथ में रहती है, मतलब मोटिवेट करते रहती है, तो ये सक्सेस भी हो जाते हैं। तो दोनों एंगल दिखा दिया है कि अगर दोस्ती है तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आप किस व्यू में जा रहे हैं, पॉजिटिव वाला में जा रहे हैं कि नेगेटिव वाला में जा रहे हैं, ये डिसाइड आपको करना है। मतलब दोस्ती है तो ठीक है, लेकिन हमेशा जो है फोकस्ड कहाँ होना चाहिए? अपने एग्ज़ाम के प्रति। अगर वो मित्र आपका जो है डाइवर्ट कर रहा है एग्जामिनेशन से या इस तैयारी से, इसका मतलब वो नेगेटिव जा रहा है। लेकिन अगर जो है वो मोटिवेट कर रहा है, अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो, बोल रही है कि नहीं क्यों नहीं पढ़ रहे तुम, एग्ज़ाम तुम्हारा है, अगर तुमको मोटिवेट कर रही है तो पॉजिटिव डायरेक्शन है। ये तुम जज कर सकते हो, बहुत अच्छा चीज़ बता रहे हैं, ये जज कर सकते हो। अगर जो है तुम पढ़ भी रहे हो, अगर वो फ़ोन किए तुमको बोले कि अरे क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, अरे क्या पढ़ते रहते हो, चलो इधर आओ, चलो न्यूक्लियस पर पहुँचो, है ना, कॉफ़ी पीते हैं, है ना, तो इसका मतलब वो डाइवर्ट कर रही है तुमको। इसका मतलब है कि तुम्हारा सफलता से उसको लेना देना नहीं है, सिर्फ वो टाइम पास कर रही है। एक चीज़ समझ लेना, समझ में आया? लेकिन अगर जो है तुम अगर कहाँ फ़ोन किए बोले कि कहाँ हो, तो दोस्तों के साथ हैं, अरे तुम तो हमेशा दोस्त के साथ रहते हो, एग्ज़ाम तुम्हारा, तुम पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो, चलो पढ़ाई करो, है ना। अगर तुमको पढ़ने में सपोर्ट कर रही है तो समझो कि पॉजिटिव जा रहा है। तुम कहीं पे अगर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होगा ना तो मोटिवेट कर देगी, तो पॉजिटिव है। तो ये तुमको देखने वाला बात है, जज करो, ना तो खुश रहते हो खाली जो है कॉफ़ी पीने में ही। हम लोग तो देखो अब देखते रहते हैं ना, न्यूक्लियस है चाहे उज्जैन रोड का पूरा देख लो, है ना, वो मोटिवेट वहीं पे होते रहता है सब। समझ में? हम समझ गए कि सबको डाइवर्ट कर दिया गया है ना। 1-2 साल सब तैयारी करेगा, पैसा वैसा आ रहा है, तैयारी हो रहा है जम के, फिर नहीं होगा, फिर पिताजी वापस बुलाएंगे, अरे बहुत हो गया चलो आ रहा वापस, फिर इनका करियर जो है फिर वही जाकर घर पे खेती बाड़ी में लगेगा, या तो फिर कुछ और कोई उपाय होगा, बिजनेस। लेकिन एक चीज़ जानो, ये सब मौका सबको नहीं मिलता है। बहुत ऐसा लोग है जो चाहता तो है लेकिन कर नहीं पाता है, क्योंकि ये सिर्फ पैसा कमाने का नहीं है। ये जो जॉब में तुम जा रहे हो, एसएससी वगैरह का बात नहीं कर रहे, सिविल का जो जॉब है ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है। पैसा तो जो सैलरी आपको आएगा तो आएगा ही, ये एक प्रेस्टिजियस जॉब है, ये समाज में आपको इज्जत बढ़ा देगा। भले वो 30,000 रुपये आपके पास आए, लेकिन आपका जो समाज में जो प्रेस्टीज है ना वो हाई कर देगा, समझ में? मतलब इसलिए क्योंकि आपको पावर देता है। अगर आप वीडियो भी बन जाते हैं ना, इस एज में अगर आप वीडियो बन जाएंगे तो यकीनन है कि आप लोग डीसी उसी बन जाएंगे, आप सेक्रेटरी भी चल जाएंगे आप लेवल पे। अगर 25 और 25 से 30 के बीच में अगर बन जा रहे हैं तो आराम से आप जो है आप सेक्रेटरी लेवल पे चल जाएंगे, भले जॉइंट सेक्रेटरी ही बने, लेकिन सेक्रेटरी लेवल पे चले जाएंगे। तो बहुत आपको ये एक ऐसा मौका देता है ना कि जहाँ पे आप चाहते हैं कि किसी को हम हेल्प कर दें, कर नहीं पाते हैं, समझ में? लेकिन इस जॉब में आप कर सकते हैं।
आप चेंज कर सकते हैं। आप अपने गांव अपने समाज के लिए आइडियल बन सकते हैं, मतलब आदर्श बन सकते हैं। आपको देख के कितने लोग इस सेक्टर में आएगा और सक्सेस होकर जाएगा, समझ में। तो ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिला ना है, ये मामूली नहीं है। ये अगर आप निकाल लेते हैं तो फिर एक आपका अलग लेवल हो जाएगा, आप चीज़ों को चेंज कर देंगे। पैसा तो आप कमा ही लीजिएगा, अगर इस जॉब में नहीं होगा तो क्या पैसा नहीं कमाएंगे? पैसा कमा लेंगे। इतना आपको, आपका पर्सनैलिटी इतना डेवलप हो जाता है तैयारी करते हुए कि आपको पैसा कमाने में दिक्कत नहीं होगा। आप कुछ नहीं तो पढ़ा के भी पैसा कमा लेंगे, कहीं दुकान चला के भी पैसा कमा लेंगे, कहीं बिजनेस करके भी पैसा कमा, पैसा तो आ जाएगा आपके पास, लेकिन वो आपके पास प्रेस्टिजियस नहीं आएगा, समझ में। वो आपको इज्जत नहीं मिलेगा जो इस जॉब में मिलेगा। एक मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, कोई मान लीजिए कि दवा दुकान खोल कर बैठा हुआ है, उसको कितना लोग जानता होगा। लेकिन अगर एक डीसी है तो उसको कितना लोग जानता होगा? पूरे ज़िले के लोग जानता है ना। आप कितने दवा दुकान के व्यक्ति को दुकान जानते हैं, उस व्यक्ति को, ओनर को, कितना ओनर को जानते हैं? नाम तक नहीं जानते होंगे, समझ में आया। वो तो छोड़ दीजिए, बड़ा बड़ा जो कंपनी होता है उसका आप नहीं जानते हैं। जो बिजनेसमैन टाइप के लोग वही जानता होगा, बाकी लोग तो जानते ही नहीं कौन है इसका एमडी है, कौन सीईओ, हमको क्या मालूम। दवा हम लेते हैं बस हो गया। लेकिन आप डीसी हैं तो कम से कम उस जिले में आपको जानेगा, सारे लोग जानेगा, अच्छा डीसी कौन है, ये है। एसपी है तो ये है। या ब्लॉक में अगर आप वीडियो हैं तो ब्लॉक लोग आपको जानेगा कौन है ब्लॉक, ये है। तो उतना लोगों तक तो आप पहुँच रहे हैं ना, उतना लोगों को तो भला कर ही रहे हैं ना। आपको क्या करना है? डिलीवर्ड करना है सही से। आपको अपना पैसा नहीं लगाना है, सरकार के पैसे को सही तरीके से डिलीवर्ड कर देना है। उतना भी लोग आपको भगवान मानना स्टार्ट कर देगा, सही तरीके से अगर डिलीवर्ड कर दिए तो, समझ में। तो मौका मिल रहा है आपको डिलीवर्ड करने का, है ना। और इस मौके को मेरे अनुसार छोड़ना नहीं चाहिए। इस मौके में जो आपको 1 साल 2 साल जो भी समय मिला है, इसमें पूरा जी जान लगा देना चाहिए। मतलब बोलता है ना कि अभी तक जीवन में आप क्या किए उससे मतलब नहीं है। और सिविल मांगता भी नहीं है कि आप पिछले समय में आप कितने ब्रिलियंट थे, कितना इंटेलिजेंट थे, कितना आपके पास जो है आपके पास बुद्धि है, उससे कोई मतलब ही नहीं होता है। ये स्टार्ट होता है यहाँ से, जब से आप तैयारी करते हैं। और यहाँ पे जितना डेडिकेशन से आप, जितना जी जान से आप लग जाते हैं ना, उतना ज़्यादा सफलता के नज़दीक पहुँचते हैं। तो इसमें जो है यहीं से आपका स्टार्ट होता है मेहनत। आप पीछे कितना पढ़े हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एकेडमिक अप्रोच और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच दोनों में बहुत डिफरेंस है। जो पढ़े हैं वो एकेडमिक हैं और अभी जो पढ़ेंगे वो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच है। यहाँ पे आपको अलग अप्रोच से पढ़ाई होता है, अलग अप्रोच को लेकर आप चलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कभी भी आप क्रिटिकली नहीं पढ़े हैं, कभी एनालिटिकल नहीं पढ़े हैं। सिविल में आपके क्रिटिकली पढ़ते हैं, किसी चीज़ को जज करते हैं, इसका पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, क्या सही हो सकता है, चीज़ों को पढ़ते हैं ना। हर क्वेश्चन में आलोचनात्मक मूल्यांकन पूछता है। क्यों पूछता है? आपके थिंकिंग में क्रिटिकली जो है थिंकिंग बने, चीज़ों को आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ों से देखें और उस पर एडवाइस करें कि कैसे ठीक हो सकता है, समझ में। जैसे मान लें बोले मनरेगा, तो मनरेगा अगर किसी को बोलोगे मनरेगा के बारे में तो एक ही चीज़ बोला, अरे यार मनरेगा भ्रष्टाचार का ही जीता जाता नमूना है, मनरेगा एकदम बकवास है, खाली पैसा सब कमाता है, सिर्फ नेगेटिव बोलेगा। लेकिन आपको जो है एक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखना है कि मनरेगा कैसे बेहतर योजना है और क्या इसमें कमियां हैं और उस कमियों को कैसे ठीक कर सकते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच हो गया, जहाँ पे आप अपने नज़रों से देखते हैं, समझ में। तो आप में एक अलग से अलग लेवल, अलग पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। उस पर्सनालिटी को डेवलप कीजिए, छोड़िए नहीं। और बोला जाता है जो 2 साल समय मिला है, जो 2 साल आप टारगेट लेके चले हैं, उसमें पूरा जी जान लगा देना चाहिए। जितना आपका क्षमता है उस क्षमता को लगा दीजिए, आधा अधूरा मन से नहीं। कोई भी तैयारी, खासकर कोई भी एग्ज़ाम का बोल रहे हैं, कोई भी तैयारी आधा अधूरा मन से नहीं होता है, पूरे मन से होता है, पूरा जी जान लगाने से होता है। आप अगर जब तक पूरा अपना 110% नहीं अगर एफर्ट लगाइएगा तो फिर एग्ज़ाम आपको देने के लिए कैसे एफर्ट करेगा। तो एफर्ट लगाइए कि हमको लेना है, इसको पाना है, लेके ही छोड़ेंगे चाहे जो हो जाए। और उसके लिए जितना मेहनत करना, क्या मेहनत ही तो करना है, पढ़ना ही तो है, कुदाल थोड़ी चलाना है,
एक ही ना काम करना है, पढ़ना है, थिंकिंग करना है। पढ़िए थिंकिंग कीजिए, पढ़िए थिंकिंग कीजिए, यही काम करना है। पढ़ना, थिंकिंग करना और लिखना, 3 स्टेप इसका है। इसका 3 ही स्टेप है, पढ़िए, थिंक कीजिए और लिखिए। पढ़िए, थिंक कीजिए और लिखिए, अपने आप डेवलप हो जाएगा चीज़ें। 3 स्टेप कीजिएगा तभी जाकर डेवलप होगा। सिर्फ पढ़िएगा, थिंक नहीं कीजिएगा और लिखिएगा नहीं तो पढ़ा हुआ बेकार। सिर्फ लिखिएगा, थिंक नहीं कीजिएगा तो बेकार हो जाएगा। समझ में आया? तो तीनों प्रोसेस करना पड़ेगा। बुक्स पढ़ रहे, पढ़ लिए, फिर उसको थिंक कीजिए, सोचिए और फिर उसको लिखिए, तो आपका जो है तीनों चीज़ डेवलप हो जाएगा। और यही चीज़ तो चाहिए इसमें। समझ में? थिंक करने का मतलब होता है सोचिएगा तो आपको अपने आप याद होने लगेगा चीज़ें। थिंक यही होता है। आप फिर उसको लिखिएगा तो और परफेक्ट हो जाएगा। लिखिएगा तो लैंग्वेज मिल जाएगा। चीज़ें याद हो गया, मेमोराइज हुआ, लिखे, लैंग्वेज मिल गया। समझ में? तो फैक्ट आ गया, लैंग्वेज आ गया, इक्वल टू परफेक्ट। 3 चीज़ करना पड़ता है। कोई भी टॉपिक पढ़िए, मान लीजिए राष्ट्रपति के अगर हम शक्तियाँ ही पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ लिए, फिर उसको थिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि राष्ट्रपति का अच्छा ये शक्ति था, इसमें राष्ट्रपति क्या कर सकता था, तो ये कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। थिंक कीजिएगा, वो मेमोराइज होगा। राष्ट्रपति का न्यायिक शक्ति है, अच्छा न्यायिक शक्ति में क्या है, अच्छा राष्ट्रपति जो है जजों को नियुक्ति करता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को नियुक्ति करता है। अच्छा नियुक्ति कैसे करता है, कोलेजियम सिस्टम से नाम आता है, कोलेजियम सिस्टम है, कोलेजियम जो है नाम भेजता है, राष्ट्रपति उसका नियुक्ति कर देता है। ठीक है, फिर थिंक करें, अच्छा राष्ट्रपति जो है परामर्श ही मांगता है, अच्छा किससे मांग रहा था, 143 से मांगता था। आर्टिकल 143 में था कि जो राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है। अच्छा मांगता है तो बाध्यकारी है क्या, नहीं बाध्यकारी नहीं है, अगर वो देगा तो बाध्यकारी नहीं है। सोचें, याद हो गया। समझ में? फिर अच्छा और न्यायिक शक्ति में कहता है क्षमादान भी कर सकता है। क्षमादान में क्या कर सकता है, तो अच्छा सैन्य न्यायालय का मामला अगर होगा, कोई डिसीजन देगा तो उसका क्षमादान होगा। अगर मान लीजिए एक मृत्युदंड का मामला होगा सभी प्रकार का, उसको क्षमादान कर देगा। अच्छा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कानून है उसके द्वारा सजा हुआ तो उसका क्षमादान कर सकता है। थिंक किया, हो गया याद। अब फिर उसी को लिख लेना कि राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियाँ, आप सबको लिख लीजिए, हो गया, याद हो गया, लिख लिया। तो ये थिंक करना होता है, बिना थिंक के याद ही नहीं होगा। सोचिए, पढ़िए, फिर सोचिए उसको बैठ के। 1 घंटा पढ़िए तो 1.5 घंटा सोचिए उस पर, और अलग अलग एंगल से सोचिए। अच्छा राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति है तो राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति है, तो दोनों में अंतर क्या होगा। आप जब ये खोजिएगा दोनों में अंतर क्या है, तो अंतर निकाल लीजिएगा कि कौन ज़्यादा पावरफुल क्षमादान की शक्तियाँ हैं, तो अंतर निकाल, यही तो क्रिटिकल है, यही तो क्वेश्चन बनता है। समझ में? तो जब सोचिएगा ना, दोनों को तुलनात्मक भी कीजिएगा, उस तरह का शक्ति किसी और के पास है तो कैसा शक्ति उसके पास है, फिर राज्यपाल वाला देखिएगा आप शक्ति, आप फिर तुलना कीजिएगा, तो फिर आपका क्रिटिकली हो गया। समझ में? चलो अब इसमें जो है राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ दिए गए, क्षमादान की शक्तियाँ, उसको कई टाइप में जो है वो क्षमादान कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। राष्ट्रपति की क्षमा दान। ए नंबर है, ठीक है, जिसको बोलते हैं पहला है क्षमा, इसको हम लोग बोलते हैं पार्डोन। ठीक है, उसमें लिखो, इसके तहत व्यक्ति को पूर्णतः क्षमा किया जाता है।